आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। इस चैप्टर नंबर 5 के नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकीकरण का युग। ये भारतीय भवन का बुक है। अभी आप जैसे जानते हैं कि ये भारतीय भवन बुक के सीरीज चल रहा है और इसी क्रम में हम लोग क्लास 10th के इतिहास के 1 से लेकर 4 चैप्टर तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर थे सबके संपूर्ण विश्लेषण कर चुके हैं। इसके साथ साथ चैप्टर 8 के भी संपूर्ण व्याख्या किया जा चुका है। आज हम लोग इसी क्रम में चैप्टर 5 को देखने वाले हैं। इस चैप्टर 5 के नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकीकरण का युग। हालांकि इस चैप्टर से कुछ गिने चुने प्रश्न ही हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वह उस क्वेश्चन पर टिक मार्क लगा दिया जाएगा। उस क्वेश्चन को विशेष रूप से आप पढ़ लेंगे। बाकी इसमें से अधिकांश प्रश्न मशीन से पूछा जाता है, उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे कि कौन से मशीन का आविष्कार कौन किया था। हमेशा वही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और यह इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो भी वीवीआई प्रश्न होगा उसको हम टिक लगा देंगे, मार्क लगा देंगे, उससे आप याद कर लेंगे। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि जब हाथ से छोड़ करके मशीनों द्वारा वस्तुओं का निर्माण होने लगा, तो उस बदलाव को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। यहाँ पे एक शब्द है क्रांति। क्रांति का मतलब होता है बहुत बड़ा परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन था वह उद्योग के वजह से, यानी कि कारखाना की वजह से आया था। तो सबसे पहले इंग्लैंड देश में मशीनों द्वारा वस्तुओं का निर्माण होने लगा। और स्वाभाविक है कि जब हाथ के जगह पर मशीन से वस्तु का निर्माण होगा तो उत्पादन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि पहले कम वस्तु का निर्माण होता था, लेकिन मशीनों के द्वारा बहुत ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण होने लगा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और बहुत बड़े परिवर्तन को ही क्रांति का नाम दिया जाता है। तो ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड से शुरू हुआ था। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछे आपसे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था तो किस उद्योग से शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था वह वस्त्र उद्योग के साथ शुरू हुआ था। वस्त्र उद्योग के साथ। यदि पूछे कि वस्त्र उद्योग में कौन से वस्त्र, तब बोलेंगे सूती वस्त्र उद्योग के साथ। सूती वस्त्र उद्योग के साथ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन सामाजिक आंदोलन था, समाज में परिवर्तन के लिए था, धर्म में परिवर्तन के लिए था। इसका औद्योगिक क्रांति से कोई लेना देना नहीं था। पुनर्जागरण की बात करें तो यह शुरुआत हुआ था इटली से, बाद में फिर पूरे यूरोपीय देशों में फैला था। पुनर्जागरण के शाब्दिक अर्थ समझिए कि पहले यूरोप के अधिकांश देश विकास कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद वह अंधकार युग में चला गया। अंधकार युग का मतलब है जहाँ पर कोई विकास की प्रक्रिया नहीं हो। फिर बाद में क्या हुआ, यूरोप के जो देश था वह अपना विकास क्रम करने लगा, विकास पाने लगा। उसी को नाम दिया गया पुनर्जागरण। मतलब पहले विकास करता था, फिर बीच में विकास क्रम रुक गया। विकास क्रम मतलब कि शिक्षा के विकास क्रम, साहित्य के विकास क्रम, आर्थिक विकास क्रम रुक गया। फिर बाद में विकास क्रम शुरुआत हो गया, उसी को नाम दिया गया पुनर्जागरण। सामंतवाद की बात करें, एक शब्द आता है सामंत। सामंत का मतलब समझ लीजिए, जैसे एक प्रधानमंत्री है या मान लेते एक राजा है, तो राजा के जो करीबी लोग हुए, जिनके पास अधिकार ज़्यादा है, संपत्ति ज़्यादा है, वो हो गए सामंत। यानी अभी के लिए समझिए जो प्रधानमंत्री होते हैं, उस प्रधानमंत्री का जो राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, जो उनके करीबी लोग है गए, जिनके पास पावर ज़्यादा है, संपत्ति भी है, उनको ही क्या बोला गया? सामंत कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? अभी चर्चा की है। इसकी शुरुआत हुआ था वस्त्र उद्योग के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। मशीन के आविष्कार कौन किया था, यहाँ से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स। इसे याद कैसे रखेंगे, जे से जेनी, जे से जेम्स हारग्रीव्स, जे से जेनी, जे से जेम्स। अभी भले आपको बेतुका लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपको मशीन के डिटेल से बताया जाएगा, वहाँ पर आप ये जैसे ही जे से जेनी और जे से जेम्स वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको तुरंत क्लिक करेगा और ये याद रहेगा। एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन देता है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना पड़ता है। तो उस समय आपको हम कुछ ऐसे बात बता देंगे जिससे आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे हम्फ्री डेवी, ये जो हम्फ्री डेवी है ये सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किए थे। हालांकि चर्चा लास्ट में कर देंगे, मशीनों के डिटेल से चर्चा कर देंगे। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन करते हैं, हम्फ्री डेवी। ये जो जॉन के है, ये जॉन के नामक वैज्ञानिक फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। फ्लाइंग शटल के आविष्कार कौन किए थे, जॉन के नामक व्यक्ति। और जेम्स वाट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता, मोस्ट वीवीआई है जेम्स वाट, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा वाष्प इंजन के आविष्कार कौन किया था, तो जेम्स वाट किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता, याद रखेंगे, जेम्स वाट से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई। यह स्थापित किया गया था कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में। चूँकि आपको पता है कि जो कलकत्ता बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। तो जहाँ पे जूट के खेती होगा, स्वाभाविक है मशीन भी वहीं लगाया जाएगा। तो बंगाल वाले क्षेत्र में जूट ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए वहाँ पर जूट के मिल भी अधिक देखने को मिलता है। बात करें 1917 के, तो 1917 के 2 तिथि याद रखेंगे। एक पहला घटना क्या है, पहला देसी जूट मिल लगा था 1917 में, कलकत्ता में लगा था। दूसरा चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किए थे, 1917 में। इसके साथ साथ आपसे पूछे कि रूसी क्रांति कब हुआ था, तो रूसी क्रांति भी वर्ष 1917 में ही हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। कौन किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। जेम्स हारग्रीव्स किसका आविष्कार किया था, तो ये बताया है जेम्स हारग्रीव्स जो है, जे से जेनी, जे से जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स जे से जेनी हो गया, यानी जे से जेनी, जे से जेम्स। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। जॉन क्या बताया, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया था, जॉन के नामक वैज्ञानिक ने किया था। जेम्स वाट बताया, जेम्स वाट क्या किया था, तो वाष्प इंजन के निर्माण किया था। ये वाला याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ। भारत में कोयला उद्योग सन 1814 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 1814 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 1914 की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हो गया था। फिर आपसे 1917 पूछे तो ये बताया 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और रूस की क्रांति भी 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर सकते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन सन 1838 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो आप बोलिएगा मताधिकार के लिए करके। मताधिकार के मतलब होता है वोट लेने का अधिकार, मत लेने का अधिकार। तो श्रमिक लोग जो थे, कारखाना में जो श्रमिक लोग काम कर रहे थे, उनको वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में नहीं मिले हुआ था। तो वो लोग वोट के अधिकार के लिए एक आंदोलन किए थे जिसका नाम दिया गया चार्टिस्ट आंदोलन, हुआ था 1838 में। बात करें 1881 में, तो पहला कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री अधिनियम कब बना था, तो पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 बना था। अधिनियम 1881 बना था। 1918 की बात करें तो आप लिख लेंगे, गांधी जी के द्वारा खेरा आंदोलन किया गया और गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। पहला विश्व समाप्त कब हुआ, 1918 में समाप्त हुआ। बात करें 1932 के, तो 1932 में आप
1932 से आप दो चीज़ याद रख सकते हैं। एक तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है पूना पैक्ट, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था वह 1932 में हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में एटक, AITUC, इसे हम क्या बोलते हैं? एटक बोलते हैं, एटक मतलब क्या हो गया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुआ था सन 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 में, इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 1920 में और क्या हुआ था? तो 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? सन 1920 में। 1885 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उसका गठन भी 1885 में हुआ था। 1881 में बताए थे आपको पहला फैक्ट्री यानी कारखाना अधिनियम बना था। 1848 की बात करें तो 1848 में फ्रांस में क्रांति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? ये बना था 1881 में, आपको बता ही अभी। 1911 की बात करें तो आप याद रखिएगा बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। बंगाल विभाजन यह हुआ था 1905 में और इसको रद्द किया गया था 1911 में। तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? ये रद्द हुआ था 1911 में। तो जितने भी एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है, कोशिश करना है कि उस सभी एक्स्ट्रा बातों को या तो किताब में ही नोट कर ले, किताब में आप लोग सुंदर राइटिंग के साथ सही से लिखेंगे। चूँकि मेरे पास टाइम की कमी है, सभी को अगर सही तरीक़ा से लिखे या धीरे धीरे लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आप लोग पेंसिल के माध्यम से ही जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर आप लोग नोट करते जाएंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी बातें महत्वपूर्ण है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले डैश ने किया। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुई ब्ला ने किया था। लुई ब्ला, ये लुई ब्ला जो थे ये फ्रांस के एक समाजवादी व्यक्ति थे। जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद तो इसमें पढ़ना पड़ता है यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी। इसी यूटोपियन समाजवादी में से एक व्यक्ति कौन थे? लुई ब्ला थे। यही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किए थे। यदि आपको ऑप्शन में लुई ब्ला नहीं दे, यदि आपको ऑप्शन में लुई ब्ला के नाम नहीं दे तो आप वहाँ पर अर्नोल्ड टैनबी को लिखेंगे। अर्नोल्ड टैनबी, अर्नोल्ड जो टैनबी थे वह अंग्रेजी मतलब वह इंग्लैंड के थे और अंग्रेजी भाषा में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? अर्नोल्ड टैनबी ने किया था। याद रखेंगे अर्नोल्ड टैनबी ने किया था। अर्नोल्ड टैनबी ने किया था, याद रखेगा अर्नोल्ड टैनबी ने किया था। सेकेंड है इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने के पूर्व की स्थिति को क्या कहा गया? तो इंग्लैंड में जब कारखाना से बहुत ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण होने लगा तो उसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम दिए। लेकिन उससे पहले चूँकि उत्पादन नहीं होता था, उत्पादन बहुत कम होता था क्योंकि वस्तुओं का निर्माण हाथ से होता था, इसलिए उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं आदि औद्योगिकीकरण। आप लिख लेंगे, उसे बोलते आदि औद्योगिकीकरण, आदि औद्योगिकीकरण उसे कहते हैं। आदि मतलब प्राचीन, औद्योगिकीकरण से पहले के जो समय है उसे आदि औद्योगिकीकरण का समय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है बेरोजगारी की आशंका से मजदूर मशीनों के व्यवहार का विरोध करते थे। यहाँ पर लिखेगा विरोध करते थे। विरोध करने के पीछे वजह क्या था कि जैसे ही मशीन आया, मशीन के आने के बाद बहुत सारे मजदूरों के काम मशीन करने लगा और मजदूरों के जो काम था वो ख़त्म हो गया।
तो मशीन के आने से बहुत सारे लोगों में बेरोजगारी की स्थिति आ गई। इसलिए मजदूर चाहते थे कि कम से कम मशीन आए और ज़्यादातर मजदूर ही काम करें। लेकिन जैसे मशीन आया सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इस वजह से बहुत सारे मजदूर लोग फैक्ट्री में जा कर के मशीनों को लगा तोड़ने, मशीन को लगा ख़राब करने। तो यह क्या होगा, बेरोजगारी का शंका से मजदूर मशीनों से क्या करने लगा, विरोध करने लगा। नेक्स्ट है रेशम मार्ग डैश आरंभ होता था। रेशम मार्ग चीन से शुरुआत होता था और चीन से होते हुए ये आता था मध्य एशिया में, और फिर मध्य एशिया से होते हुए ये चल जाता था यूरोप तक। तो शुरुआत होता था चीन से, फिर मध्य एशिया आता था, फिर मध्य एशिया से ये यूरोप तक ये मार्ग चला जाता था। क्योंकि इस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इस मार्ग को रेशम मार्ग का नाम दिया गया। यह इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लेंगे, वीवीआई पॉइंट है। नेक्स्ट है बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश को नियुक्त किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमास्ता को नियुक्त किया था। गुमास्ता क्या है, आप समझिए एक सुपरवाइज़र जो होता है वही गुमास्ता हो गया। जैसे मजदूर सब कारखाना में काम कर रहे, अब जो मजदूर काम करे वह सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो बैठ के गप कर रहे हैं या काम को रोक करके कुछ और काम कर रहे हैं, उसी को देख रेख करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी गुमास्ता को नियुक्त किया, जिसका काम था कि जो भी बुनकर है उसको क्या करे, नियंत्रण कर सके, कंट्रोल कर सके, उसकी देख रेख कर सके। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना यह हुआ था वर्ष 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना हुआ था 1919। यदि आपको ऑप्शन 1919 न मिले तो आप उन्हें 1920 लगा सकते हैं। राइट आंसर 1919 है, नहीं दे तो 1920 लगा सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी कानून वर्ष 1948 में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे भी ध्यान रखेंगे। 1948 वाला इंपॉर्टेंट है। 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी कानून का मतलब समझिए, पहले क्या था कि मजदूर लोग काम करने जाता था फैक्ट्री में, लेकिन उस काम करने के बदले में कितना वेतन मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, यह फिक्स नहीं था। अब मेन मालिक इसका गलत फ़ायदा उठाता था। मजदूर जब काम करने आता था तो उससे बहुत काम करवाता था। 12 घंटे हो गया, 14 घंटे हो गया, 16-16, 18-18 घंटे काम करवाता था, लेकिन वेतन फिक्स नहीं किया था कि वेतन कितना देंगे। वो अपने मनमाने के हिसाब से वेतन देता था। लेकिन बाद में कानून बन गया न्यूनतम मजदूरी कानून, मतलब आप एक रकम फिक्स कर दीजिए कि कम से कम इतना देंगे। जैसे वर्तमान समय में यदि कोई मजदूर काम करने जाते हैं तो फिक्स रहता है कि 300 मिलेगा, सबको 300 ही मिला तो 300 मिलेगा, या मान लेते कि 400 मिला मजदूर को तो 400 मिलेगा। तो ये फिक्स हो गया कि न्यूनतम मजदूरी 300 है, इससे कम आपको नहीं दिया जाएगा। इससे ज़्यादा मिल सकता है लेकिन कम नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई मजदूर ज़्यादा अच्छा से काम करे तो उसको 300 से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 300 से कम किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। यही न्यूनतम मजदूरी कानून था, जिसका कहा गया, जिसका मतलब है कि आप उससे कम किसी मजदूर को वेतन नहीं दे सकते। ये सरकार द्वारा मजदूरी फिक्स कर दिया गया। बाद में समय समय पर मजदूरी का जो रेट है वो बढ़ते जाता है। जैसे किसी समय में 100 रुपया रहा होगा, धीरे धीरे 150, 200, 300 ऐसे आगे बढ़ते ही जाता है। समय के अनुसार महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, मजदूरों की मजदूरी भी उसी तरीके से बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 1980 की डैश घोषणा पत्र में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। यह हो जाएगा भारत सरकार ने 1980 की औद्योगिक नीति घोषणा पत्र में क्या हो जाएगा, औद्योगिक नीति घोषणा पत्र में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की क्या की थी, नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है चक्रानुसार खेती का उपाय डैश ने सुझाया। यह टाउनसेंड नाम के एक व्यक्ति था, इंग्लैंड के था, वही चक्रानुसार खेती करने का उपाय बताया था। नाम याद रखिएगा, टाउनसेंड। हालांकि ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप लोग 11th-12th के हिस्ट्री पढ़ेंगे, खासकर 12th के, तो इनका मेंशन किया गया टाउनसेंड। चक्रानुसार के मतलब समझिए, आप पढ़ेगा फसल चक्रण। फसल चक्रण का मतलब हो गया कि एक खेत है
और उस खेत में हम बारी बारी से अलग अलग फसल लगाएंगे। जैसे अभी गेहूँ लगा है तो गेहूँ को काटने के बाद धान लगाएंगे, फिर बाद में कोई दलहनी फसल लगाएंगे। तो जब बदल बदल के खेती करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है, मिट्टी बंजर नहीं होता है और फसल के उत्पादन भी ठीक होता है। लेकिन यदि एक ही ज़मीन पर बार बार वही फसल लगाएंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और धीरे धीरे बाद में वह मिट्टी खेती के लायक नहीं बचती है। तो यही टाउनसेंड नामक जो व्यक्ति था, ये चक्रानुसार खेती का सिद्धांत दिया था कि आप फसल को बदल बदल कर लगाइए, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। नेक्स्ट है, बाराबंदी आंदोलन डैश में हुआ था। यह इंग्लैंड में हुआ था। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अब ये सही गलत का चयन करना है। नेक्स्ट है, लंदन फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है लेकिन 2 नंबर में, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपको 2 नंबर में कि लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है। ये राइट आंसर है। क्यों इसलिए जाना जाता है? क्योंकि कपड़ा के कटाई, बुनाई, छटाई बाकी अलग अलग काम अलग अलग जगह होता था, लेकिन वही बाद में सब काम होने के बाद लंदन में आता था कपड़ा, और लंदन में आने के बाद कपड़ा को अंतिम रूप मिलता था, यानी कि फिनिशिंग का जो पूरा प्रोसेस होता था वो लंदन से होता था। यानी लंदन में जो कपड़ा आ गया उसको पूरा तरीक़ा से रेडी किया जाता था, तैयार किया जाता था। इसलिए अंतिम रूप से कपड़ा के तैयारी होता था लंदन में, इसलिए उसे बताया फिनिशिंग से, यानी काम क्या होगा? फिनिश हो गया। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में तकनीकी बदलाव की गति तीव्र थी। यह गलत होगा। इंग्लैंड में तकनीकी बदलाव की गति तीव्र नहीं बल्कि मंद थी। नेक्स्ट है, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना पोर्टो नोवा में खुला था। ये बिल्कुल सही है। सन 1830 में लोहा इस्पात बनाने का कारखाना तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में खुला था। यह सही बात है। लेकिन 1907 में इंडिया में टिस्को की स्थापना हुआ। टिस्को के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और यहाँ से लोहा इस्पात कारखाना तीव्र गति से विकास किया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन से भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई। ये गलत होगा, क्योंकि आपको पता है स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के द्वारा जब चलाया गया था, शुरुआत में हालांकि बंगाल क्षेत्र में चलाया था 1905-6 के समय में, लेकिन फिर गांधी जी किए थे 1920 में असहयोग आंदोलन। तो जब गांधी जी ये असहयोग आंदोलन किए तो उसमें क्या है कि विदेशी जितने भी वस्त्र है उसको त्याग दो और अपने यहाँ के बने गए वस्त्र पहनो। तो उन्होंने चरखा को बढ़ावा दिया, सूती वस्त्र को बढ़ावा दिया गांधी जी। अब विदेशी वस्त्र को खरीदना बंद कर दिया, तो विदेशी वस्त्र जब नहीं खरीदेंगे तो पहनने के लिए फिर क्या करेंगे? तो वो लोग यहीं पर लगे वस्त्र बनाने। क्योंकि भारत में कपास की खेती बहुत दिन से हो रहा है, यानी शुरुआत जो हुआ था कपास की खेती वो भारत से ही हुआ था। तो भारत के बहुत क्षेत्र में कपास उगता है और इसी कपास से सूती वस्त्र तैयार होता है। तो हम लोग विदेशी वस्त्र को खरीदना बंद कर दिए और उसके बाद में हम लोग वस्त्र निर्माण करना शुरू किए। तो वस्त्र उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, न कि गिरावट आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्लाइंग शटल का व्यवहार किया। ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये सही है। फ्लाइंग शटल एक मशीन होता है जिसके माध्यम से कपड़ा की कटाई होता है, जिसे कताई बोलते हैं, और कपड़ा जो धागा होता है धागा की कताई होता है, और धागा की कताई होने के बाद ये आगे चल के जल्दी से कपड़ा तैयार होता है। अब है सारणी पर आधारित प्रश्न। पहला दिया फ्लाइंग शटल लंकाशायर जॉन के। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है जॉन के। ये जॉन के इंग्लैंड के लंकाशायर के था और यह व्यक्ति फ्लाइंग शटल नाम के एक मशीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया था? तो यह किया था जॉन के नामक व्यक्ति ने। याद कैसे रखेंगे? आप एक हीरो के बारे में जानते होंगे, जॉन अब्राहम के बारे में। तो ये जॉन अब्राहम को देखे होंगे आप मूवी में, तो बहुत हट्टे कट्टे हैं, बहुत ज़्यादा समझिए कि लंबा तरह हीरो है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जब जॉन अब्राहम किसी विलेन को मारता है तो वह फ्लाई कर जाता है, उड़ जाता है, फ्लाई कर जाता है। इस तरीके से याद रखेंगे जॉन के यानी जॉन अब्राहम। अब जॉन के यानी जॉन अब्राहम किसी को मारता है तो फ्लाई करता है, यानी कि फ्लाइंग शटल। फ्लाई करने का मतलब फ्लाइंग होता है, उड़ जाता है, उससे याद होगा फ्लाइंग शटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन के।
फिर दिया वाष्प चलित रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन 1814। क्वेश्चन पूछा 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी बुनकरों पर नियंत्रण, अभी बताया इसके बारे में। क्वेश्चन पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों को क्यों बहाल किया? इसलिए बहाल किया ताकि बुनकरों पर क्या कर सके, नियंत्रण स्थापित कर सके। तो बुनकरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गुमास्ता को क्या किया था, बहाल किया था, गुमास्ता को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है J.N. टाटा जमशेदपुर 1907 लौह और इस्पात संयंत्र। क्वेश्चन पूछ रहा है 1907 में जमशेदपुर में लौह और इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया? तो ये किए थे J.N. टाटा। J.N. टाटा ने जमशेदपुर में 1907 के डेट याद रखेगा, क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। जमशेद जी टाटा जमशेदपुर में 1907 में लोहा और इस्पात संयंत्र लगाए थे। पहले जमशेदपुर नाम नहीं था, J.N. टाटा के सम्मान में ही झारखंड के उस स्थान के नाम जमशेदपुर रख दिया गया। नेक्स्ट है सुधार अधिनियम 1832 इंग्लैंड में पारित। इंग्लैंड में सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1832 ईस्वी में। अब एक कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। फ्लाइंग शटल बताए थे, फ्लाई कौन कर गया? जॉन अब्राहम जब मारा तो फ्लाई कर गया, तो फ्लाइंग शटल कौन होगा? जॉन किया हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी, जे से जेनी, जे से जेम्स, जे से जेनी, जे से जेम्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। मैनचेस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, BVI है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर क्या है? तो सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक स्थान, एक शहर है इंग्लैंड में, और यहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन खूब ज़्यादा होता है। तो जहाँ जहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन ज़्यादा होता है उस स्थान को मैनचेस्टर के नाम दे दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर प्रश्न पूछेगा भारत के मैनचेस्टर, तो याद रखेंगे भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत के मैनचेस्टर पूछे तो उत्तर भारत के कानपुर शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है, नहीं, उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर। तो ये तीनों प्रश्न याद रखेंगे। अगर पूछे भारत के मैनचेस्टर तो अहमदाबाद। मैनचेस्टर किस लिए कहते हैं? क्योंकि मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है जहाँ पर सूती वस्त्र का उत्पादन खूब होता है। तो जहाँ जहाँ दुनिया में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है उसे मैनचेस्टर का नाम दे देते हैं। तो भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कोयम्बटूर। रिसरा में पहला जूट मिल खुला था। पहला जूट मिल कहाँ खुला था? रिसरा में खुला था। सन 1855 में रिसरा में जूट के मिल के स्थापना हुआ था। संयुक्त उद्यम कंपनियां यह स्थापित किए थे द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर कुछ लोगों के साथ मिल करके एक कंपनी खोले थे, संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारिका नाथ टैगोर और उनके सहयोग के द्वारा खुला गया था। इस तरीक़े से हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उस सब की चर्चा किए हैं, साथ ही साथ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनकी भी चर्चा की है। अब आपको कुछ मशीन के बारे में याद रखना होगा, वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अभी आपको 1 मिनट में हम मशीन के बारे में जो भी बात है वो बता दे रहे हैं। हालांकि कुछ मशीन के बारे में चर्चा किए हैं, कुछ मशीन आप लोग याद रखेंगे। जैसे आप भारतीय वन के अगर बुक आपके पास होगा तो आपको ये वाला आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यह पेज नंबर आपको हो जाएगा 87। ये पुराना बुक के अनुसार 87 है। ये वाला जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसको आप याद कर लीजिएगा, सबको नहीं याद कीजिएगा, ऊपर के 5-7 को याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया था? तो जॉन कोर। कैसे याद रखिएगा? याद रखने का सिंपल तरीका है कि जॉन अब्राहम जो हीरो है वो किसी विलेन को मारता है तो फ्लाई कर जाता है, यानी कि उड़ जाता है। तो याद रखिएगा। जेम्स हारग्रीव्स, जे से जेनी, जे से जेम्स, याद रखिएगा, जे से जेनी, जे से जेम्स। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिचर्ड आर्कराइट, यह वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। वाटर फ्रेम याद कैसे रखिएगा? जो रिच लोग होते हैं, रिच मतलब अमीर लोग, रिच लोग जो होता है अमीर लोग, वह क्या करता है तो वह अपने फ़ोटो में वाटर वाला फ्रेम लगाता है, वाटर प्रूफ फ्रेम लगाता है। जैसे फ़ोटो में जो फ्रेम लगता है वह फ्रेम में एक है वाटर प्रूफ फ्रेम।
तो जो अमीर लोग हैं वही वाटर प्रूफ फ्रेम लगाएंगे, गरीब लोगों के पास ऐसा सुविधा नहीं मिल पाता है। अब बस इसे याद रखने के तरीक़ा से सुनिएगा। क्रॉम्पटन से कोई उस खास तरीक़ा का नहीं बन पाता है, इसमें कोई खास नहीं बनता है। बस अगर कोई याद रखना हो तो इसमें भी आधा म है, इसमें भी आधा म है। क्रॉम्पटन म्यूल का आविष्कार किया था, म्यूल में तो स्पिनिंग मिल। आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो याद होगा, 2-3 बार इसी बात को सुनिएगा तो भले अभी के लिए बेतुका लगे, लेकिन ये काम करता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को हम इसी तरीक़ा से बहुत बार बताया है और 100% समझिए कि कारगर उपाय है। जैसे ही बच्चा ऑप्शन को देखता है तो ऑप्शन देख करके वो सही टिक लगा लेता है, जबकि याद बहुत बच्चे से नहीं हो पाता। अच्छे होनहार बच्चे से भी ये मशीन और आविष्कारक का नाम नहीं याद होता है, लेकिन इस माध्यम से बहुत बच्चे अच्छा तरीक़ा से वहाँ पर आंसर करके आए हैं। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आधा म है, यहाँ भी आधा म है। तो क्रॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने म्यूल यानी स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। अब है एडमंड कार्टराइट, यह व्यक्ति पावर लूम का आविष्कार किया था। इसे याद ऐसे रखिएगा, एडमंड को नहीं है डायमंड, एडमंड मतलब डायमंड, और डायमंड बहुत महंगा होता है। तो स्वाभाविक बात है कि जो पावरफुल लोग होगा उसके पास ही क्या होगा, डायमंड होगा। डायमंड किसके पास होगा, तो पावरफुल लोग के पास ही डायमंड होगा। एली व्हिटनी एक महिला थी और यह महिला कपास ओटने की मशीन का आविष्कार की थी। कपास ओटना मतलब हंसोतना, जैसे मान लें कि यहाँ पे बहुत सारा कपास रखा हुआ, कुछ भी रखा हुआ है, तो उसको बटोरने के काम को बोलते हैं ओटना। कपास ओटना ही हम लोग बोलते हैं गाँव में, बटोरना या हंसोतना बोलते हैं, उसे बोलते हैं कपास ओटने की मशीन। मतलब आप देखिएगा वैक्यूम एक होता है, वैक्यूम करने वाला एक पंप होता है। तो पंप माने कि पंप है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो जैसे पंप को हम पाइप को खोलते हैं, सब के सब वस्तु इसी पाइप के अंदर चला जाएगा और फिर वो कहीं जमा हो जाएगा। बस ये मेन रहा है, यहीं पर आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक यहाँ पर याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैम्प। हम्फ्री डेवी किसका आविष्कार किए थे, सेफ्टी लैम्प। याद कैसे रखिएगा, देखिए इसको ऐसे रखिए, हम फ्री हो जाते हैं। कब फ्री हो जाते हैं, जब हमको सेफ्टी मिलता है। जब हमको सेफ्टी मिलता है तो हम क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति को जब सेफ्टी मिलता है तो फ्री हो जाता है कि भाई अब हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा या हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो ये याद रखिएगा, हम फ्री कब हो जाते हैं, जब हमको सेफ्टी मिल जाता है। तो ये मेन वैज्ञानिक आविष्कार था। एक और यहाँ पर है, जेम्स वाट, यह वाष्प इंजन के आविष्कार किए थे। वाष्प इंजन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वाष्प इंजन, इसे याद रखिएगा। हम्फ्री डेवी को याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आप मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4 को याद रखिएगा, और नहीं तो आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है, मतलब मेहनत करने वाले हैं, तो आप इसे पूरा के पूरा याद कर सकते हैं। नहीं तो आप उस स्थिति में हम्फ्री डेवी याद कीजिए, जेम्स वाट को याद कीजिए, फिर जॉन को और जेम्स हार्ग्रीव्स, इसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा कि एडमंड कार्टराइट। फिर बता दे रहा है जी, जॉन अब्राहम यानी कि जॉन के मारता है तो फ्लाई, दुश्मन फ्लाई कर जाता है तो फ्लाइंग शटल। जे से जेम्स, जे से जेनी। रिच लोग वाटर वाला फ्रेम बनवाता है। एडमंड यानी डायमंड किसके पास होगा, जिसका पावर होगा, पावरफुल लोग के पास डायमंड होगा। जेम्स वाट, वाट देखिए, वाट जो होता है वो शक्ति के मात्रक है। वाष्प, वाट जो है शक्ति का मात्रक है। और वाष्प जो होता है, वाष्प देखिए, वाष्प से वाष्प, वाष्प से वाष्प। तो वाष्प जो होता है, वाष्प से कोई पदार्थ, कोई भी क्या होता है जी, जैसे हम खाना बनाते हैं तो वाष्प रहता है, तो आए के देखिए खाना में जो भी बर्तन ढक के रखते हैं वो ढक्कन को उड़ा देता है। ये वाष्प खींचने का काम करता है। तो खींचने का काम का मतलब पावर है, और पावर कैसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। आप इसको अपना से याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो अपने आप, या वाष्प से वाट, वाष्प से वाष्प। हम फ्री हो जाते हैं जब हमको सेफ्टी मिलता है। इस तरीक़ा से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। 1-2 बार जैसे ही सुनिएगा, लिखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग आज 5वां चैप्टर के सभी क्वेश्चन को देखे हैं। एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सभी तरह के सभी चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे। एक छोटा सा जो टॉपिक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो हम लोग 1 से लेके 5 चैप्टर और एक 8वां चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6ठे चैप्टर की चर्चा करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।